नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है हकली ननंद। आइए सुनते हैं कहानी को। वो मेरी पड़ोसन की बुआ का बेटा था। मेरे परिवार के लोग रमेश को टपोरी समझते थे, पर उस टपोरी ने वो कर दिखाया था जिसके बारे में ना तो मैंने कभी सोचा था, ना मेरे परिवार में किसी को उम्मीद थी। आज जब रमेश का फ़ोन आया कि निशा माँ बनने वाली है, तो मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं सोचने लगी कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से होते नहीं, और जो बाहर से भोले भाले दिखते हैं स्वभाव से भी वैसे हो ये ज़रूरी नहीं। निशा मेरी सबसे छोटी ननंद है। मेरी आंखों के सामने उसकी बचपन की तस्वीर घूमने लगी और मेरा मन 15 साल पीछे की बातों को याद करने लगा। मैं इस घर में बहू बनकर जब आई थी, तब मेरे दोनों देवर और ननद छोटे छोटे थे। मेरे पति सबसे बड़े थे। उनमें वो बाकी भाई बहनों में उम्र का काफ़ी फासला था। नई नई भाभी पाकर मेरे छोटे छोटे देवर तो मेरे आगे पीछे चक्कर काटते और मेरा आंचल पकड़कर घूमते रहते थे। पर मैंने गौर किया कि मेरी सबसे छोटी ननद निशा, जो लगभग 7 साल की थी, मेरे सामने आने से कतराती थी। यदि वो कभी हिम्मत करके पास आती भी तो उसके भाई उसे झड़प देते थे। यहाँ तक कि माजी भी हमेशा उसे अपने कमरे में जाने को बोलती थी। निशा मुझे सहमी सी नज़र आती। शादी के कुछ दिन बाद घर मेहमानों से खाली हो गया था। कोई काम नहीं था तो सोचा कमरे में पेंटिंग ही लगा दूं। मैं अपने कमरे में पेंटिंग लगा रही थी कि देखा निशा चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मुझे इस तरह उसका चुपचाप आना अच्छा लगा। आओ निशा, तुम अपनी भाभी के पास नहीं बैठोगी? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती? मैं उससे प्यार से अभी पूछ ही रही थी कि मेरा बड़ा देवर संजय आ गया और नीचे की ओर देखकर बोला, अरे भाभी, ये क्या बात करेगी? इतनी बड़ी हो गई पर इसे तो ठीक से बोलना तक नहीं आता। संजय ने आसानी से ये बात कह दी। मैंने देखा कि निशा का खिला सा चेहरा मुरझा सा गया। मैंने सोचा कि इस बारे में संजय को कुछ नसीहत दूं, पर तभी माजी मेरे कमरे में आ गई और आते ही उन्होंने भी निशा को डांटते हुए कहा, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर पढ़ाई कर। निशा अपने मन के सारे अरमान लिए चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद माजी बोली, देखो बहू, मैंने तुम्हारे लिए ये सूट खरीदा है। और वह मुझे सूट दिखाने लगी, पर मेरा मन निशा पर ही लगा रहा। शाम को जब ये घर आए तो चाय नाश्ते के समय मैंने उनसे पूछा, आप एक बात बताइए कि ये निशा इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती है? ये गौर से मुझे देखते हुए बताने लगे कि वो साफ साफ बोल नहीं पाती। दरअसल निशा ने बोलना ही देर से शुरू किया और 6 साल की होने के बावजूद हकलाते हुए बोलती है। आजकल तो कितनी मेडिकल सुविधाएं हैं, आप निशा को किसी स्पीच थेरेपिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? उस समय उन्होंने मेरी बात हवा में उड़ा दी, पर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं खुद निशा को दिखाने के लिए किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी। इस बारे में जब मैंने बाबूजी से बात की तो उन्होंने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने सीधे मना भी नहीं किया। अगले हफ्ते मैं निशा को शहर की एक लोकप्रिय महिला स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उसे थेरेपिस्ट के पास ले गई, तब डॉक्टर निशा का विश्लेषण करके बाहर आई तो बोली, इसका हकलाकर बोलना इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना इसके व्यक्तित्व का दबा होना। इसे लोगों के सामने आने में घबराहट होती है क्योंकि लोग इसके हकलाने का मजाक उड़ाते हैं। इसी से ये खुलकर नहीं रह पाती और ना ही बोल पाती है। मैं निशा को घर लेकर चली गई। मैंने निश्चय किया कि निशा को लेकर मैं बाहर निकला करूँगी, उसे अपने साथ घुमाने ले जाया करूँगी, और उस दिन से मैं निशा पर और ज़्यादा ध्यान देने लगी। मैंने निशा के व्यक्तित्व को निखारने की जैसे कसम खा ली थी। इसके नतीजे जल्द ही हम सबके सामने आने लगे। उस दिन तो घर में खुशी की लहर ही दौड़ गई जब निशा अपने स्कूल में कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लेकर घर आई थी।
समय पंख लगाकर इतनी तेजी से उड़ गया, पता ही नहीं चला। मेरे सभी देवरों की शादी हो गई। अब घर में बस निशा ही थी। उसने भी एमए कर लिया था। हम लोग उसकी शादी के लिए लड़के देख रहे थे। जल्द ही लड़का भी मिल गया जो डॉक्टर था। परिवार के लोगों ने बड़ी धूमधाम से निशा की शादी की। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठीक चला। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि निशा की आवाज़ में खुशी नहीं झलकती। मैंने पूछा भी तो उसने कुछ बताया नहीं, और शादी के केवल 2 साल बाद ही निशा अकेले मायके वापस आ गई। उसके पूरे चेहरे को देखकर हम सभी परेशान रहते थे। मैंने सोचा कुछ दिन बीत जाएं तो उसके ससुराल फ़ोन करूं, क्या पता पति पत्नी में खटपट हुई हो। 15 दिन बाद जब मैंने निशा के ससुराल में फ़ोन किया, निशा की सास व पति के जवाब सुनकर सन्न रह गई। मेरा तो एक ही बेटा है, आपने हमसे झूठ बोलकर शादी की और अपनी हकली बेटी हमें दे दी। उस पर वो आज भी बांझ है। मैं तो सीधे तलाक के पेपर भेज रही हूँ। इतना कहकर निशा की सास ने फ़ोन काट दिया। घर में सन्नाटा सा छा गया। माँ जी ने मुझे भी कोसना शुरू कर दिया। मैं कहती थी कि ये कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हारे ऊपर स्पीच थेरेपी जैसे चोचलों से कुछ होने वाला नहीं है। लो देखो, अब रखो अपनी छाती पर इसे ज़िंदगी भर। मुझे निशा की सास की बात सुनकर इतना दुख नहीं हुआ जितना कि अपनी सास की बातों से हुआ था। दरअसल निशा एकदम ठीक हो गई थी, पर नए माहौल में एक एक शब्द पर थोड़ा अटकती थी, जो कि पता नहीं चलता था। पर उसके ससुराल वालों ने उसे कैसे बांझ करार दे दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या 2 साल ही पर्याप्त होते हैं किसी स्त्री की मातृत्व क्षमता को नापने के लिए? और बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। आखिर तलाक हो ही गया। इसके बाद निशा एकदम चुप चुप सी रहने लगी, जैसे कि मेरी शादी के समय रहती थी। बंद कमरे में रहना, किसी से कुछ बात ना करना। एक दिन मैंने जिद करके निशा को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा कि घर से बाहर निकलेगी तो थोड़ा बदलाव महसूस करोगी। रास्ते में ही पड़ोस की बुआ का बेटा रमेश मिल गया। उसने मुझे रोककर नमस्कार किया और बोला, भाभी, मुझे मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई है और कंपनी वालों ने रहने के लिए फ्लैट दिया है। किसी दिन मम्मी से मिलने के लिए आप मेरे घर आइए ना। ठीक है भैया, किसी दिन मौका मिला तो आपके घर ज़रूर आऊँगी। इतना कहकर मैं निशा के साथ बाज़ार चली गई। एक दिन मैं बुआ के घर गई। उनका घर परिवार अच्छा था, अपना खुद का कारोबार था। मैंने बातों ही बातों में बुआ से निशा का जिक्र किया तो वो बोल पड़ी, अरे उस बच्ची की अभी उम्र ही क्या है, कहीं लड़का देखकर दूसरी शादी कर दो उसकी। लेकिन बुआ, कौन थामेगा उसका हाथ? अब तो उस पर बांझ होने का ठप्पा भी लग गया है। यहाँ आते ही मैंने उसके तमाम मेडिकल चेकअप कराए हैं, पर उसमें कोई कमी नहीं है। इतना कहते हुए मेरा गला जैसे भर गया। मैं कैसा हूँ आपके घर का दामाद बनने के लिए? रमेश बोला तो मैंने उसे डांट दिया कि ये मजाक का वक्त नहीं है। भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं निशा का हाथ थामने को तैयार हूँ, बशर्ते आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर हो। मेरा मुँह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आश्चर्य से मैं बुआ की ओर पलटी तो मुझे लगा कि उन्हें भी रमेश से ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर रुककर वो बोली, मैं घूम घूम कर समाज सेवा करती हूँ और जब अपने घर की बारी आई तो पीछे क्यों हटूँ? फिर जब रमेश को कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे क्यों होगा? रमेश मेरी ओर मुड़कर बोला, भाभी, जहाँ तक बच्चे की बात है तो इस दुनिया में सैकड़ों बच्चे अनाथ हैं। उन्हीं में से किसी को अपने घर ले आएंगे और उसे अपना बच्चा बनाकर पाल लेंगे। रमेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ जिसकी पहचान हम उसके पहनावे से करते रहे। वो तो बिल्कुल अलग ही निकला, और जो सूट बूट टाई के साथ जेंटलमैन बने घूमते रहते थे वो कितने खोखले निकले। मेरे मन से रमेश के लिए सैकड़ों दुआएं निकल पड़ी। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा।
मुझे टपोरी ड्रेस में भी रमेश किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। घर आकर मैंने ये बात परिवार के दूसरे लोगों को बताई तो सब इसके लिए तैयार हो गए और फिर जल्दी ही निशा की शादी रमेश के साथ कर दी गई। शादी के साल भर बाद ही वे दोनों अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चे को गोद लिया है और आज जब निशा खुद माँ बनने वाली है तो मेरा मन खुशी से झूम उठा है। मैंने रमेश से फ़ोन पर बात की और उसे बधाई दी तो वो कहने लगा कि भाभी हम माँ बाप तो पहले ही बन चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि 2 बच्चों से परिवार पूरा होता है, तो अब हमारा भी परिवार पूरा हो जाएगा। बेटा बेटी जो भी होगा उसे लेकर हमें कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा क्योंकि वो हमारा ही अंश होगा। रमेश ने मानवता की जो मिसाल कायम की है, यदि ऐसे ही सब हो जाएं तो समाज में कोई परेशानी आएगी ही नहीं। ये सोचकर मेरी आंखों से रमेश व उसके परिवार के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ गए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।